हो गया। चलिए देखिए, हम लोग भाग 5 में कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में समझ रहे थे। संवैधानिक भाग 5 में, जिसमें भाग में हम लोग पढ़े थे कार्यपालिका। कार्यपालिका के 4 अंग हम बताए थे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री। इसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए इसका उल्लेख किया गया है भाग 5 में और अनुच्छेद 76 में, यानी 66 में। इसमें कहा गया अनुच्छेद 76 में 76 में, हाँ, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा और इस महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। ठीक ना। देखिए, अगर इसके बारे में मेन पॉइंट पर हम चलते हैं तो जो महान्यायवादी होते हैं यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधिकारी यहाँ पर शब्द आ गया, इनका चुनाव नहीं होता है, ये पढ़ लिख कर जाते हैं, यानी कंपटीशन से जाते हैं, वकालत के लिए होते हैं। तो यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है एवं भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अब भारत सरकार को कानूनी सलाहकार रखने की जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, तो जरूरी नहीं हो कि ये योग्य ही हो, क्योंकि राजनीतिक पद के लिए पढ़ाई लिखाई अनिवार्य नहीं किया गया है, योग्यता उसके लिए निर्धारित नहीं है, सिर्फ उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री आपका वकालत जानते हो, चाहे कानून के बारे में डिटेल्स जानते हो। इसी के लिए संविधान के अनुच्छेद 76 में पद का सृजन किया गया, जिस पद का नाम दिया गया महान्यायवादी। ठीक ना। तो यह महान्यायवादी हो जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है? राष्ट्रपति। सेकंड नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार से भारत का प्रथम अगर कानूनी अधिकारी देखे, विधि अधिकारी, विधि मतलब होता है कानून, तो भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी जो होते हैं वह महान्यायवादी होते हैं और यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। कानूनी सलाहकार इसलिए रखा गया क्योंकि देखते होंगे कि सबसे बड़ी समस्या आती है जब संसद भवन में किसी भी प्रकार का कानून बनता है, विधि बनता है, तो कानून बनने के दौरान होता क्या है कि उस बनाए गए कानून को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब उसको देश में लागू किया जाता है। एग्जाम्पल विधि चुनौती, यानी कि यदि मोदी सरकार जैसे कानून बनाते हैं कोई भी और उसको न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया जाता है, अगर चुनौती दिया जाता है और कानून के अनुरूप नहीं रहता है तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर देता है। देखते हैं ना। इसीलिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून कोई भी प्रकार का रद्द ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि भारत सरकार ने एक कानूनी अधिकारी रख लिया जो कि उसको कानून की जानकारी देता हो कि हाँ, ये जो कानून बनाया जा रहा है यह सभी सही है या संवैधानिक रूप है, यानी संविधान के अनुरूप है, उसके बढ़िया काम कर रहा है। तो जो होते हैं महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं, बेसिक रूप से यही होते हैं। अब इनकी नियुक्ति देखा जाए तो इनको ज्वाइनिंग देते हैं राष्ट्रपति, निर्वाचन इनका नहीं होता है। नियुक्ति के बारे में भी कल समझाए थे और ज्वाइनिंग के बारे में दोनों में अंतर समझाइए थे कि निर्वाचन जो वोटिंग के माध्यम से निर्वाचित होता है उसको निर्वाचन कहा जाता है, निर्वाचित। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर किसी का नाम सजेस्ट करके उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर देना नियुक्ति कहलाता है। देखिए, तो अनुच्छेद 76 द्वारा राष्ट्रपति भारत में एक महान्यायवादी का गठन करते हैं, महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। अब इनका कार्यकाल देख लिया जाए तो इनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, माने जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक यह पद पर बने रहेंगे। ठीक ना। लेकिन अगर मान लेते हैं आज 2022 में ज्वाइन किए कोई भी महान्यायवादी, तो अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकते हैं? एक सीमांकन किया गया है, तो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, माने अगर 2022 में ज्वाइन किए तो 2028 तक वह रह सकते हैं। लेकिन अगर बीच में उनका उम्र 65 वर्ष हो जाएगा तो उनको पद से छोड़ना पड़ेगा। उम्र सीमा तय किया गया है कि 65 वर्ष के बाद ये अपना कार्यकाल नहीं देख सकते हैं महान्यायवादी साहब। ठीक ना। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, इसलिए कहा गया है कि मान लेते उनका उम्र 65 वर्ष नहीं पूजा है तब तक वह रहेंगे पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, और तब चाहेंगे जब वह भारत सरकार के इच्छा अनुरूप कार्य करते रहेंगे। अगर लगेगा भारत सरकार को यह हमारे खिलाफ काम कर रहा, हमारे मन के काम नहीं कर रहा, तो वह अनुशंसित करेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इस महान्यायवादी को हटाया जाए।
तो राष्ट्रपति हटा देंगे तुरंत। इसीलिए कहा जाता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल बेसिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक ना। लेकिन जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसके 6 वर्ष तक, चाहे अधिकतम उम्र पूछता है कि महान्यायवादी अधिकतम कितने वर्ष तक ले कार्य कर सकते हैं, उम्र सीमा। तो उम्र सीमा 65 वर्ष, मैंने 65 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी नहीं बन सकता है। ये बात हुआ। कैसे हम लोग टीचर 62 वर्ष पर रिटायर कर जाते हैं। आगे देखते हैं कि त्याग पत्र, जब ज्वाइनिंग कराएंगे राष्ट्रपति तो त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र माने रिजाइन। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देखते हैं। अब इनकी योग्यता देखा जाए। मान लेते हैं महान्यायवादी बन जाएंगे, भारत के सबसे बड़े संसद भवन जो है ना, भारत का सबसे बेस्ट चीज है। तो संसद भवन में अगर ये जाते हैं तो इस दौरान होता है कि इनमें कुछ कुछ ना बढ़िया बढ़िया योग्यता होना चाहिए। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनके योग्यता हो। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होना चाहिए वही योग्यता महान्यायवादी के पास भी होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या योग्यता है इसको भी देख लिया जाए। तो कम से कम उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहता है या चाहे सुप्रीम कोर्ट का हाई जज बनना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम 5 वर्ष वह हाई कोर्ट में कार्य किया हो जज के रूप में, यानी कि न्यायाधीश के रूप में। किसी भी भारत के जो भारत में 25 को हाई कोर्ट है, भारत के 25 हाई कोर्ट में से किसी एक हाई कोर्ट या किसी 2 हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, तब वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो यहीं पर समझाया गया कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में जज के हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत किया हो, यानी वकालत का मतलब वकील के काम किया हो सरकारी पद पर। अगला देखते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि महान्यायवादी पर कोई भी तभी बच सकता है जब वह भारत का नागरिक होगा। अब आगे देखते हैं कि जब ये पद बना दिया गया तो इनको कुछ कार्य एवं शक्ति भी दिया गया। जो इनको कार्य और शक्ति बेसिक रूप से है देखा जाए तो महान्यायवादी के कार्य एवं शक्ति, पहला बात यह है कि महान्यायवादी जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, न ही लोकसभा का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, न ही सरकार का कोई आदमी होता है। फिर भी महान्यायवादी को ये बात किया गया कि जैसे ही इनको नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे तो यह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सत्रों, संसद का सत्र बोला जाता है 6 माह पर, या संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, चाहे वह राज्यसभा में हो बैठक चाहे लोकसभा में हो, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। और उसको ये भी पावर दिया गया कि बोल भी सकता है, बोलने की भी अनुमति भी दिया गया है। देखिए यहीं पर लिखे हैं कि यह संसद के बैठक भाग संसद सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के बैठक में भाग लेने, बोलने या किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। संसद में बहुत सारी समितियां होते हैं, लगभग 18 समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्राकलन समिति, तमाम प्रकार के समिति होते हैं, तो या लोक लेखा समिति, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लेकिन पहले ही हम बताएं कि यह संसद का सदस्य नहीं है। तो संसद का सदस्य नहीं है तो जब वोटिंग कराया जाता है संसद भवन में, किसी भी कानून, जो कानून बनता है तो वोटिंग होता है ना, सांसद लोग वोट देते हैं। जैसे जीएसटी लागू होना था तो इसमें सभी सांसद लोग अपना अपना मत देते हैं कि हाँ इसको लागू किया जाए। तो चूंकि यह सदस्य नहीं है तो सदस्य नहीं रहेगा तो यह वोटिंग भी नहीं दे सकता है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। यहीं पर इसकी थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। देखिए तो यही बोले जाते हैं यह वोट नहीं कर सकते हैं। वो भी किस अनुच्छेद करता है तो अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि चूंकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है इसलिए यह संसद की किसी भी विधि यानी कानून के बिल के दौरान अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी यह संसद का सदस्य नहीं होता है तो संसद के दोनों सदनों में बैठक में भाग लेता है, चाहे वह राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वहां बोलने की भी अनुमति है। कुछ गड़बड़ेशन होता है या कोई सांसद कुछ माने संविधान के प्रतिकूल बोलते हैं तो यह राष्ट्रपति को जाकर सूचित करते हैं। बेसिक रूप से यह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं महान्यायवादी। संसद में देखिए राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद हो गया, हालांकि संसद का अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन फिर भी जहां राष्ट्रपति का मतलब समस्त देशवासियों का ताकत उसमें है और सांसदों के बीच में वह आकर समझ में नहीं बैठ सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन साल में 2 बार बैठते हैं जब वह सत्र बुलाते हैं राष्ट्रपति 6 माह पर। तो ये क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं और बोलते हैं कि जाकर तुम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठो और जाकर देखो कि कोई सांसद संविधान के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, माने
संविधान के खिलाफ, चाहे एलिंग वेलिंग तो नहीं ना बोल रहा है संविधान के अनुरूप, मैंने संविधान के प्रतिकूल नहीं ना बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो हमको सूचित करो, और सूचित करेंगे महान्यायवादी। तो चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी मंत्री या सांसद को बर्खास्त करने का पावर राष्ट्रपति को है, तो महान्यायवादी बेसिक रूप से जो कार्य करते हैं वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं, ठीक ना। तब इनकी कुछ और फिर आगे देख रहे हैं कि सरकार के तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। मैंने अगर मान लेते हैं सरकार के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में मुकदमा किसी ने दर्ज किया, तो यहाँ पर मोदी सरकार तो नहीं आएंगे चुनाव भाई केस लड़ने, तो वह महान्यायवादी को भेजते हैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए पटना हाई कोर्ट में, समझ रहे ना। तो इसीलिए वह की सरकार के तरफ से उनका गठन, इसीलिए उनको रखा गया, राष्ट्रपति ने रखा कि या तो तुम मेरा प्रतिनिधि के रूप में संसद भवन में बैठेगे या सरकार के तरफ से तुम कार्य करेगा। इसलिए कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया मैंने किसी भी हाई कोर्ट में, तो तुम वहां पर सरकार की तरफ से जाओगे मुकदमा लड़ने, ठीक ना। अब आगे दिया गया है कि पदच्युत होने के बाद भी हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है। पदच्युत का मतलब अगर महान्यायवादी साहब, महान्यायवादी कब भारत में एक महान्यायवादी होते हैं, तो कहाँ कहाँ लड़े हैं केस? एक महान्यायवादी होते हैं, मतलब चारों तरफ उनका मुकदमा नहीं ना दर्ज हो जाएगा। पहला बात है कि सरकार के खिलाफ मुकदमा कौन दायर कर सकता है? अगर उनके खिलाफ करिएगा तो वह गलत कार्य करेंगे तब ना करिएगा, बात समझ रहे ना। हाँ, कर सकते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, जैसे संसद में कृषि कानून बनाया था तो मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर जो है इस कृषि कानून में क्या किया गया है कि यहाँ पर किसी भी जनता का मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तब मौलिक अधिकार का हनन होगा तबे सरकार द्वारा बनाए गए कानून का सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है। वो भी अनुच्छेद 13 के तहत समझाए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर हो रहा कि पदच्युत होने के बाद, माने पद से हटने के बाद भी महान्यायवादी अगर चाहे तो वह हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है। माने अगर जैसे उनका पद समाप्त हो गया तो चाहे तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर वह व्यक्ति वकालत कर सकता है, महान्यायवादी। इसके बाद अगला दिया गया है कि इनकी मदद के लिए, माने महान्यायवादी की मदद करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल को भी नियुक्त किया जाता है इनका काम बचाने के लिए, इनके मदद करने के लिए, ठीक ना। अब आगे बता रहे हैं कि अब तक कुल 15 महान्यायवादी पद पर बैठ चुके हैं। अब तक कुल कितने महान्यायवादी बने हैं? तो 15, जिसमें प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाल, जिनका कार्यकाल 1950 से 63 तक था। ये 53 नहीं, 1950 से 1963 तक था। तथा वर्तमान में 15वें महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, जो कि वर्तमान में है। के वेणुगोपाल का जो क्रम संख्या है वह 15वां है महान्यायवादी की संख्या में, और यह 2017 से अभी तक है। इनका कार्यकाल जो था 2017 से 19 तक था, लेकिन मोदी सरकार ने 19 में फिर इनको बढ़ा दिया है, ठीक ना। तो इनका कार्यकाल जो 2017 से वर्तमान तक है, और इनकी संख्या जो है 15वें संख्या पे है। ये हमको लगता है कि आपका सबका माने ऑब्जेक्ट